ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 उसमें लेसन नंबर 5 हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण। उसमें प्रस्तावना देखेंगे कि धंधा के इकाई के वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण वित्तीय पत्रकों में दर्शाई जानकारी को समझने में सरलता खड़ी करते हैं। सरलता के कारण विविध पक्षकारों को विनिमय संबंधित अपने निर्णय लेने में खूब ही अनुकूलता रहती है। इस अनुसंधान में जो अपने तुलनात्मक पत्रक और समान माप के पत्रकों के बारे में जो जानकारी प्राप्त की, इसके आधार पर वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण में अन्य एक साधन गुणोत्तर विश्लेषण का भी समावेश होता है। ये विषय गुणोत्तर विश्लेषण वित्तीय पत्रकों के विश्लेषण का परंपरागत और अधिक उपयोग में लिया जाने वाला माप है। अब इसकी जो परिभाषा दी है एम पंड्या के अनुसार, दो हिसाबी आंकड़ों के बीच का संबंध जो गाणितिक रीति से दर्शाया हो उसे गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं, यानी वित्तीय गुणोत्तर के रूप में पहचानते हैं। दो हिसाबी आंकड़े के संबंधित गाणितिक रीति का संबंध दर्शा होता है और उसे गुणोत्तर के रूप में अपने पहचानते हैं। अब गुणोत्तर वित्तीय जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है और धंधा की इकाई की कार्यवाही का गुणोत्तर निर्णय लेने में मददरूप होता है। अब वित्तीय पत्रक हिसाबी आंकड़ा दर्शाते हैं और उसमें वित्तीय पत्रकों के जो विविध अंगों के बारे में देखें तो सकल लाभ, शुद्ध लाभ, बिक्री, इक्विटी, अंश पूंजी, इक्विटी अंशधारकों के फंड, उसमें जो अपने सकल लाभ, शुद्ध लाभ, बिक्री, अपने इक्विटी अंश पूंजी के इक्विटी अंशधारकों के फंड के बारे में इस बार कोर्स में नहीं है। अब चालू दायित्व, गैर चालू दायित्व, चालू संपत्तियां आदि का समावेश होता है। दो सुसंगत अंगों के बीच निर्धारित संबंध के आधार पर हिसाबी विश्लेषण किया जाता है। जो सकल लाभ और बिक्री दो सुसंगत अंग है, यानी हिसाबी दृष्टि से दोनों के बीच संबंध है। बिक्री रुपया 3 लाख और सकल लाभ रुपया 90,000 है, तो अपने 90,000 आंकड़ा की जानकारी दी है। यह रकम कोई विश्लेषण आधारित अर्थघटन नहीं है, पर जानकारी गुणोत्तर स्वरूप के रूप में सकल लाभ का गुणोत्तर है। तो अपने सकल लाभ का गुणोत्तर का सूत्र है कि सकल लाभ बटे में बिक्री गुणा 100। अब यहाँ सकल लाभ कितना दिया है तुम लोग को? सकल लाभ तुमको दिया है 90,000 और बिक्री दी है 3 लाख। तो क्या करोगे? 90,000 को 3 लाख से भाग करोगे और 100 से गुणा करोगे तो 30। तो सकल लाभ का गुणोत्तर में जो भी आंसर है उसको प्रतिशत में दर्शाना है और उसकी जानकारी अपने जो पॉइंट नंबर 2, 3, 4 नहीं चलना है, पॉइंट नंबर 6 से चलना है। तो पॉइंट नंबर 5 गुणोत्तरों का प्रस्तुतिकरण समझेंगे। अब 5 नंबर के पॉइंट में क्या है? गुणोत्तरों का प्रस्तुतिकरण। उसमें हिसाबी गुणोत्तर प्रस्तुति विविध स्वरूप से की जा सकती है। उस स्वरूप अपने निम्नानुसार है। पहला है कि अनुपात प्रमाण के स्वरूप में, कि इस स्वरूप में दो घटकों के बीच संबंध के आधार पर एक रकम अंश में और एक रकम हर में दर्शाकर उसका प्रमाण ज्ञात किया जाता है। जैसे कि प्रभाविता मापने के लिए चालू गुणोत्तर का उपयोग किया जाता है। अपने मानो के चालू गुणोत्तर ज्ञात करना है। चालू गुणोत्तर का सूत्र है चालू संपत्तियां बटे में चालू दायित्व। चालू गुणोत्तर ज्ञात करना तो ये सूत्र पहले लिखने का याद करना कि चालू गुणोत्तर में चालू संपत्तियां बटे में चालू दायित्व। अब यहाँ उदाहरण में दिया है कि चालू संपत्तियां 3 लाख और चालू दायित्व 2 लाख। तो क्या करो? 3 लाख को 2 लाख से भाग करो तो कितना आएगा? चालू गुणोत्तर 1.5 आएगा, जो अनुपात में आएगा। चालू गुणोत्तर हमेशा आंसर अनुपात में रहेगा। अब दूसरा बोला प्रतिशत के स्वरूप में। अब दो अंगों के बीच के संबंध के आधार पर एक रकम हर में एक रकम अंश में दर्शाकर उसकी प्रतिशतता ज्ञात की जाती है। मानो कि शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, जिसका सूत्र नीचे निम्नानुसार के शुद्ध लाभ का गुणोत्तर बराबर शुद्ध लाभ बटे में बिक्री गुणा 100। तो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो क्या करने का? शुद्ध लाभ बटे बिक्री गुणा 100। अब यहाँ पे बिक्री 3 लाख और शुद्ध लाभ 60,000, तो 60,000 को 3 लाख से भाग दो और 100 से गुणा करने का है। प्रतिशत के स्वरूप में तो 100 लेने का, तो 20 आया तो उसको प्रतिशत में दर्शाने का। जो शुद्ध लाभ का गुणोत्तर का आंसर लाओ तो क्या करो? प्रतिशत में दर्शाने के 20%।
यानी शुद्ध लाभ का गुणोत्तर 20% कहलाएगा। अब 100 रुपये बिक्री में से 20 रुपया शुद्ध लाभ हुआ। अब समय के स्वरूप के आधार पर इस स्वरूप में भी अनुपात दर्शाते गुणोत्तर की तरह एक रकम अंश में और एक रकम हर में दर्शाई जाती है। प्रमाण के स्थान पर समय के स्वरूप में गुणोत्तरों का अर्थघटन किया जाता है। उसके अंदर आएगा स्टॉक चलन दर। स्टॉक चलन दर को स्टॉक टर्नओवर भी बोलते हैं। उसका सूत्र क्या है कि बिक्री माल की लागत बटे में औसत स्टॉक। अब यहाँ पे बिक्री माल की लागत सवाल में दी है, न दियो तो कैसे ढूंढने का आगे सूत्र आता है कि बिक्री माल की लागत 3 लाख दी है और स्टॉक दिया है, औसत स्टॉक 1 लाख दिया है। तो क्या करो, बिक्री माल की लागत को औसत स्टॉक से भाग दे दो तो 3 आएगा। तो 12 यानी समय के स्वरूप में स्टॉक चलन दर ढूंढेंगे और आंसर जो आएगा उसे क्या करना पड़ेगा, 12 दर्शाना पड़ेगा। भिन्न स्वरूप में, अब भिन्न स्वरूप में कई बार कोई एक का प्रमाण और अन्य मदद के सामने कितना है यह जानने के लिए इस स्वरूप का उपयोग किया जाता है। धंधा की इकाई की अंश पूंजी 5 लाख और धंधा की इकाई की गैर चालू संपत्तियां अंश पूंजी 2/3 भाग है। तो अपने गैर चालू संपत्तियां ढूंढनी है तो गैर चालू संपत्तियां शेयर पूंजी गुणा शेयर पूंजी में गैर चालू संपत्तियों का भाग, यानी 5 लाख को 2/3 से 2 से गुणा करने का और 5 से भाग दे देने का, तो कितना आएगा, 2 लाख आएगा। अब दिन सप्ताह महीना के अनुसार, ये भिन्न स्वरूप वाला अपने ज़्यादा चलने का नहीं है। अब दिन सप्ताह और महीने के स्वरूप में आएगा कि हिसाबी पद्धति में अमुक प्रकार के गुणोत्तरों में समय अवधि को गणना की जाती है। यह समय अवधि दिन में होती है, सप्ताह में होती है कि महीने के स्वरूप में गिनी जाती है। यह समय अवधि कितने समय में वसूली मिलेगी अथवा भुगतान कितने दिनों में किया जाएगा, इस संबंध में जानकारी देता है। तो उसमें वसूली की मुदत तो देनदार प्लस लेनी होगी बटे में उधार बिक्री गुणा 365। दिन में दिया है 365, वर्ष हो तो 12 और सप्ताह हो तो 52 लेने का। अब देनदार 50,000, लेनी हुंडी 23,000 और उधार बिक्री 7,30,000। तो 50,000 प्लस 23,000 करो, प्लस करो और उसको 7,30,000 से भाग दो। 73,000 को 7,30,000 से भाग देंगे और 365 से गुणा करो तो कितना आएगा, 36.5 दिन, यानी 37 दिन। उसकी वसूली की मुदत 37 दिनों में होगी। जिस दिन उधार विक्रय किया उसे 37वें दिन पर देनदार रकम चुकाएगा। अब गुणोत्तरों की गणना प्रस्तुति स्वरूप में की जा सकती है। इसके बारे में जो आगे देखेंगे तो देनदार गुणोत्तर और लेनदार गुणोत्तर दो अलग अलग आने वाला है। अब गुणोत्तरों का वर्गीकरण, दो भागों में किया जाता है, एक परंपरागत वर्गीकरण, एक कार्यानुसार वर्गीकरण। अब परंपरागत वर्गीकरण के अंदर हिसाबी गुणोत्तर की गणना वित्तीय पत्रकों के आधार पर होती है। इन पत्रकों में व्यापार खाता, लाभानी खाता के पक्की तलपट का समावेश होता है। कंपनी के स्वरूप में लाभानी पत्रक और पक्की तलपट तैयार की जाती है। परंपरागत वर्गीकरण के अनुसार व्यापार खाता, लाभानी खाता, पक्की तलपट का गुणोत्तर, मिश्र गुणोत्तर और दर्शाया जाता है। अब व्यापार खाता और लाभानी खाता के गुणोत्तरों को 2 रकम, अंश की रकम और हर की रकम, इन खातों में से लेकर गुणोत्तर की गणना की जाती है। शुद्ध लाभ का गुणोत्तर, शुद्ध लाभ और बिक्री दोनों बातें इन खातों में दर्शाई गई होती है। और पक्की तलपट के गुणोत्तरों में 2 रकमें, अंश की रकम और हर की रकम, पक्की तलपट में से लेकर गुणोत्तर की गणना की जाती है, जैसे कि दायित्व इक्विटी गुणोत्तर। ये दोनों बातें पक्की तलपट पर आधारित है। तीसरे प्रकार में एक रकम व्यापार खाता या लाभ हानि खाते में से ली जाती है और एक रकम पक्की तलपट में से ली जाती है, यानी स्थिर संपत्तियों का चलन दर। तो इस गुणोत्तरों में संपत्तियां पक्की तलपट में से और बिक्री व्यापार खाते में से ली जाती है।
कार्यानुसार वर्गीकरण के अंदर किसी भी धंधा के इकाई की वित्तीय तंदुरुस्ती को मापने अथवा जानने के लिए हिसाबी पद्धति के विविध पहलुओं की जानकारी देनी पड़ती। उसमें लाभदायकता, तरलता, संपन्नता और कार्यक्षमता के आधार पर अपने धंधा की इकाई की आर्थिक स्थिति कैसी है वो जान सकते हैं। अब पहलू अपने नाम के अनुसार धंधा की इकाई की कार्यशैली मापते हैं, इसलिए इस वर्गीकरण को कार्यानुसार वर्गीकरण कहा जाता है। इस वर्गीकरण में लाभदायकता का गुणोत्तर, तरलता का गुणोत्तर, संपन्नता का गुणोत्तर, कार्यक्षमता के गुणोत्तरों का समावेश होता है। यह प्रत्येक प्रकार विशिष्ट कार्यवाही के परिणाम प्रस्तुत करते हैं। व्यवहार में इस वर्गीकरण का विस्तृत प्रमाण में उपयोग होता है। कार्यानुसार वर्गीकरण के आधार पर गुणोत्तर विश्लेषण की जानकारी दी जाती है और कार्यानुसार वर्गीकरण ही अपेक्षा इस वर्गीकरण के आधार पर सभी गुणोत्तरों की जानकारी निम्न अनुसार दी जाएगी। अब मानो कि लाभदायकता के गुणोत्तर, 4 प्रकार के गुणोत्तर, लाभदायकता, तरलता, संपन्नता, कार्यक्षमता। उसमें पहले अपने देखेंगे लाभदायकता के गुणोत्तर के अंदर किसका समावेश होता है। यहाँ पे धंधा का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। धंधा की लाभ कमाने की शक्ति को लाभदायकता कहते हैं। यानी लाभदायकता मापने संबंधी विविध गुणोत्तर है। हमेशा धंधा का मुख्य उद्देश्य लाभ का ही रहता है और यह लाभ कमाने की क्षमता को लाभदायकता गुणोत्तर कहते हैं। अब लाभदायकता गुणोत्तर के अंदर पहला है सकल लाभ का गुणोत्तर, दूसरा आता है परिचालन गुणोत्तर, तीसरा है परिचालन लाभ का गुणोत्तर और चौथा है शुद्ध लाभ का गुणोत्तर। अब उसने लाभदायकता के अनुसार गुणोत्तर ज्ञात करो ऐसा लिखा हो तो चारों गुणोत्तर ज्ञात करना पड़ता है। उसमें पहला है सकल लाभ का गुणोत्तर। अब उसका अर्थ है कि सकल लाभ का गुणोत्तर सकल लाभ और कुल शुद्ध बिक्री के बीच का संबंध दर्शाता है। यानी सकल लाभ का गुणोत्तर क्या दर्शाता है? सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के बीच का संबंध दर्शाता है। सकल लाभ का गुणोत्तर उपज आधारित गुणोत्तर है, जिसमें कच्चा माल उपज है, उसका बिक्री में प्रमाण ज्ञात किया जाता है। यह गुणोत्तर बिक्री में कच्चा माल की प्रतिशत दर्शाता है। बिक्री अर्थात कार्यकारी उपज, कार्यकारी है परिचालन उपज अर्थात धंधा की इकाई जिस वस्तु और सेवा का धंधा करती हो उसमें से उत्पन्न उपज बिक्री अर्थात शुद्ध बिक्री माइनस बिक्री वापसी। शुद्ध बिक्री में से बिक्री वापसी माइनस कर शुद्ध बिक्री मिलेगी। अब कुल बिक्री अर्थात क्या है कि उधार बिक्री भी दी और रोकड़ बिक्री दी है, तो अपने उधार बिक्री और रोकड़ बिक्री को जोड़ोगे तो कुल बिक्री मिलेगी। अब सकल लाभ अर्थात क्या कि सकल लाभ अर्थात बिक्री का बिक्री लागत पर का आदित्य। अब मानो कि बिक्री माल की लागत ज्ञात करनी हो तो अपने बिक्री माल की लागत न दी हो और उसके सामने ये सब चीज़ें दी हो कि कच्चा माल का प्रारंभिक स्टॉक दिया हो, कच्चे माल की खरीदी दी हो, खरीदी के खर्च दिए हो, तो इस तीनों को जोड़ के उसमें से अपने पास कच्चा माल का अंतिम स्टॉक जो पड़ा वो माइनस करो तो अपने उपयोग में लिए कच्चे माल की लागत मिलेगी। अब कच्चे माल की लागत मिल जाएगी उपयोग में लिए, फिर उसके अंदर मजदूरी कारखाना खर्च प्लस करोगे तो बिक्री लागत मिलेगी। यानी बिक्री माल की लागत न दी हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा? पहले कच्चा माल का प्रारंभिक स्टॉक, कच्चे माल की खरीदी, उसके अंदर खरीदी के खर्च प्लस करो, उसमें से माइनस करो कच्चे माल का अंतिम स्टॉक, वो आएगी उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत। फिर उसके अंदर प्लस कर दो मजदूरी और कारखाना खर्च, तो अपने को क्या मिलेगी? बिक्री लागत मिलेगी। अब उसके बाद में उत्पादन करने वाली धंधा की इकाई में उत्पादन के खर्चों का समावेश बिक्री माल की लागत में होता है। व्यापार वाले धंधा की इकाई में उत्पादन के खर्च नहीं होते, इसलिए व्यापार करने वाली धंधा की इकाई में उपयोग में लिए गए कच्चे माल की लागत बिक्री माल की लागत के रूप में ध्यान में लेते हैं। प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दर्शाने के बदले स्टॉक में परिवर्तन दर्शाया जाता है, जो आगे के चैप्टर में देखा था। स्टॉक में परिवर्तन यानी प्रारंभिक स्टॉक ग्रेटर देन अंतिम स्टॉक। अब बिक्री माल की लागत में जोड़ा जाए अथवा तो उपज में से घटाया जाएगा।
अब स्टॉक में परिवर्तन, प्रारंभिक स्टॉक लेस देन अंतिम स्टॉक। ये ऋण में रकम आएगी, बिक्री माल की लागत में से घटाया जाएगा અને उपज में जोड़ा जाएगा। अपने सकल लाभ बराबर कुल बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। अब सकल लाभ का गुणोत्तर का सूत्र कि सकल लाभ बराबर सकल लाभ का गुणोत्तर बराबर सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणा 100 आएगा। अब जो अपने पास में सकल लाभ भी दिया हो, बिक्री दे दियो, तो सीधा ही सवाल में हल कर सकते हैं। न दिया हो तो सकल लाभ ढूंढना पड़ेगा। सकल लाभ ढूंढने के लिए बिक्री में से बिक्री माल की लागत माइनस करो। अब यहाँ पे सवाल के अंदर क्या दिया है? दिया है कि जेड कंपनी की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। अपने यहाँ पे 2 वर्ष दिए, 2016 और 2017 की माहिती दी है। 2016 में क्या दिया है? बिक्री और सकल लाभ। तो पहले अपने सकल लाभ का गुणोत्तर ज्ञात करेंगे। 1 वर्ष की जानकारी के आधार पर भी सवाल पूछा जा सकता है। अब पहले अपने सकल लाभ का गुणोत्तर बराबर सकल लाभ बटे में शुद्ध बिक्री गुणा 100। अपने पहले 2016 में सकल लाभ कितना दिया है? 1,20,000 और शुद्ध बिक्री कितनी दी है? 4,80,000 गुणा 100। तो अपने 1,20,000 को 4,80,000 से भाग कर 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 25। तो सकल लाभ का गुणोत्तर का आंसर कैसे दर्शाएंगे? प्रतिशत में 25%। अपने 2017 में देखें तो सकल लाभ कितना दिया है? 1,80,000 और बिक्री कितनी दी है? 6 लाख। तो 1,80,000 को 6 लाख से भाग करो और 100 से गुणा करो तो कितना आएगा? 30%। अब यहाँ पे गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में सकल लाभ का दर कितना रहा? 25% से बढ़कर 30% हो गया, जो सकल लाभदायकता में वृद्धि दर्शाता है। दोनों के बीच में, वर्षों के बीच में तुलना की। अब अपने जो सकल लाभ बिक्री और बिक्री माल की लागत 2016 में कितनी है? सकल लाभ 25% और बिक्री कितनी मानो? 100%। तो 100 में से 25% माइनस करो तो कितना मिलेगा? 75% बिक्री माल की लागत। इस तरह से 2017 में भी सकल लाभ 30%, बिक्री 100%, उसमें से 100 में से 30 माइनस करो એટલે 70% बिक्री माल की लागत आएगी। यानी यहाँ पे गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में बेचे माल की लागत 75% से घटाकर 70% हो गई, यानी सकल लाभ का दर बढ़ा है, ऐसा कहते हैं। अब दूसरा सवाल दिया है तुमको, ओ धंधा की इकाई की निम्नलिखित जानकारी के आधार पर सकल लाभ का गुणोत्तर की गणना। इसमें 2016-17 का दिया, यहाँ बिक्री दी है, बिक्री माल की लागत दी है। अब यहाँ पे बिक्री और बिक्री माल की लागत दी है तो अपने सकल लाभ दिया हुआ नहीं है। सकल लाभ नहीं दिया है तो सकल लाभ नहीं दिया है तो अपने पहले सकल लाभ ढूंढेंगे कि सकल लाभ बराबर बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। तो अपने 2016 का देखें तो 2016 में कितना है अपने पास में? बिक्री है 2 लाख और बिक्री माल की लागत सकल लाभ बराबर बिक्री है अपने 8 लाख और उसमें से बिक्री माल की लागत 6 लाख माइनस कर दो। 8 लाख में से 6 लाख माइनस करो तो 2 लाख है, जो सकल लाभ अपने को 2016 में 2 लाख। अब इस तरह से 2017 में पहले ढूंढा है कि बिक्री अपने पास में 12 लाख है और बिक्री माल की लागत है 10 लाख। तो 12 लाख में से 10 लाख माइनस किया तो कितना है? 2 लाख आया। अब अपने सकल लाभ का गुणोत्तर का सूत्र लिखना कंपलसरी है कि सकल लाभ बटे में कुल शुद्ध बिक्री गुणा 100। अपने सकल लाभ न दिया था तो ढूंढा, तो सकल लाभ न दिया तो ढूंढने का सूत्र क्या? बिक्री माइनस बिक्री माल की लागत। इस तरह से ढूंढ सकते हैं। अब उसमें 2016 में सकल लाभ अपने 2 लाख मिला और कुल शुद्ध बिक्री कितनी है? 8 लाख। तो 2 लाख को 8 लाख से भाग दिया और 100 से गुणा किया तो कितना आया? 25%। और 2017 में सकल लाभ 2 लाख और शुद्ध बिक्री 12 लाख। तो 2 लाख को 12 लाख से भाग करो, गुणा 100 करो तो कितना आएगा? 16.666 जाता है। अभी होमवर्क के अंदर ये जो नया परीक्षा के बाद का चैप्टर स्टार्ट किया है, अभी भी 3 और 4 चैप्टर बाकी है।
कंपनी का वार्षिक हिसाब हो गया है। उसके बाद में गुणोत्तर चौथा लेसन भी अपना हो गया है। जिसने नहीं किया वो कर लेना कि कंपनी के वार्षिक हिसाब भी होगा, वित्तीय पत्र का विश्लेषण भी होगा। ये 5वां चल रहा है हिसाबी गुणोत्तर का विश्लेषण। अभी भी 4 चैप्टर बाकी चल रहा है, इसलिए इसका सूत्र भी लिखो, याद करो जितना चला इतना, और होमवर्क में याद कर लेगा और लिख कर।